हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इकोसिस्टम, जैसा कि सबको पता है, इसे हम एक विजुलाइज कर सकते हैं एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। और इसमें जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव हैं, वो अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और इसके अलावा जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं उसके साथ इनका इंटरेक्शन जो है, ये सब मिलके जो परस्पर क्रियाएं हैं भौतिक पर्यावरण और इनकी आपस में, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये जो परितंत्र है, ये परितंत्र, इसका आकार छोटा भी हो सकता है और बहुत विशालकाय भी हो सकता है। जैसे छोटा सा तालाब भी हो सकता है, उससे लेकर एक विशाल जंगल या फिर महासागर तक हो सकते हैं। बहुत सारे जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो संपूर्ण जीव मंडल है, जो बायोस्फीयर है विश्व के, उनको एक विश्व परितंत्र के रूप में ये देखते हैं। अब क्या है कि जो ये परितंत्र है, ये बहुत जटिल होता है और बहुत विशाल होता है। तो इसके लिए हम इसको दो जो है श्रेणियों में बांट देते हैं। एक तो स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। इसे हम स्थलीय और जलीय यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बांट सकते हैं। जो फॉरेस्ट है, घास जंगल और घास के मैदान, जंगल और मरुस्थली आदि जो है, यानी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। उसके अलावा जो पॉन्ड और झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र और नदियाँ और ये सब एस्चुरीज वगैरह, ये सब क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। और जो क्रॉप फील्ड है, यानी जो मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शय्यश भूमि जल जीवशाला को माना जा सकता है। यानी क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम भी जो है एक मैन मेड इकोसिस्टम हम मान सकते हैं इनको। तो इकोसिस्टम जो है उसमें क्या होता है, इसमें एक तो निवेश यानी उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। उसके अलावा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह में। उसके अलावा आउटपुट होता है, यानी डिग्रेडेशन होता है, निम्नीकरण और ऊर्जा की क्षति होती है। यहाँ पे बहुत सारी जो है साइकिल्स होती हैं, जैसे कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह। और उसके अलावा जो चेन्स है, फूड चेन्स है, फूड वेब हैं, ये सारे जो मिल के क्या कराते हैं, ये एनर्जी फ्लो जो है एक सिस्टम के अंदर, और उसके अलावा इंटर रिलेशनशिप जो है उसको ये मेंटेन करते हैं। तो पारितंत्र संरचना और क्रियाशीलता यानी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एक्बायोटिक। और जो इंडिविजुअल है, वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है उनको किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनको किस तरह से अफेक्ट करते हैं उनकी सराउंडिंग से। और वो हम देखेंगे कि ये जो इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का और ब्रॉडर स्ट्रक्चर में। यहाँ जैविक अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप जो है एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो कि प्रत्येक पारितंत्र की विशेषता होती है। ये उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। हर एक इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज़ हैं जो कि एक इकोसिस्टम बनाती हैं, उसकी स्पीशीज़ कंपोजिशन बनाती हैं ये। जो प्रजातियों के संगठन को प्रकट करता है, एक पारितंत्र की पादप और प्राणी प्रजातियों की पहचान और गणना। यहाँ पे जो है ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ऊर्ध्वाधर वितरण जो है, इसे हम स्तर विन्यास कहते हैं। यानी पहले जो है ट्री आ जाएंगे, उसके नीचे श्रब्स आ जाएंगे, उसके नीचे हर्ब्स आ जाएंगी। तो एक लेवल में जो है ये रहता है, स्ट्रेटिफिकेशन जो है स्तर के रूप में जो है रहता है ये। ये एक जंगल का उदाहरण है कि वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर पर होते हैं, फिर उसके बाद झाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद जड़ी बूटियाँ, और फिर सबसे निचले स्तर पर घास होती हैं। अब ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम के, इनको हम देख सकते हैं कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, अपघटन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह और न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषण जो चक्र हैं, इनके रूप में हम ये जो फंक्शंस हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, इस तरह से फंक्शन करते हैं। अब क्या है कि एक जलीय पारितंत्र के गुण धर्म को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं एक इथोस जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के। यहाँ पे क्या है कि जो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है वो सिंपल होती है, और वो एक्सप्लेन करती है जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं।
मान लो एक तालाब के उतले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत जो घटक हैं वो बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि इसमें अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व हैं। उसके अलावा प्रचुर मात्रा में जो है मृदा है, निक्षेप तालाब की तली में जो है जमा होते हैं। तो ये सारे जो है इसके फैक्टर्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो जो सोलर इनपुट है और जो साइकिल है टेम्परेचर की, जो डे लेंथ है और बाकी की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये क्या करती हैं, जो फंक्शन है इस एंटायर पॉन्ड का उसको रेगुलेट करती हैं ये। जो तालाब की क्रियाशीलता की दर को जो है ये नियमित करते हैं, जो सौर निवेश है, ताप का चक्र है वगैरह। तो स्वपोषी घटक जैसे पादप, लवक या फिर कुछ काइया, पलवक और ये निगमन तथा किनारों के सीमांत पादप तालाब के किनारों पे पाए जाते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, कुछ एल्गी वगैरह, ये फ्लोटिंग सबमर्ज और मार्जिनल प्लांट्स जो हैं ये एजेस पे पाए जाते हैं। कंज्यूमर्स जैसे कि जू प्लैंक्टॉन जो कि इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे या जो पेड़ पौधे हैं इन पे डिपेंड करते हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। तो ये जो है फ्री स्विमिंग होते हैं या फिर बॉटम ड्वेलिंग होते हैं, और ये जो पॉन्ड का बॉटम है उसमें बहुत ज़्यादा रूप में ये पाए जाते हैं। तो प्राणी पल्लवक स्वतंत्र पल्लवी और तलीयवासी जीवों के रूप में जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अब यहाँ पे अपघटक के उदाहरण में जो है कवक और जीवाणु होते हैं, यानी फंगस और बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोजर्स होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। स्पेशली ये अबंडेंट होते हैं इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, यानी तली में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये तंत्र किसी भी परितंत्र की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषों द्वारा सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका उपभोग करके, और यहाँ पे ये कंज्यूम करते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं रेडिएंट एनर्जी को जो है कंज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद जो अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में ये बदल देते हैं। फिर इनको ऑटोट्रॉफ्स को, जो हेटेरोट्रॉफ्स है जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते जैसे कि हम लोग हैं, तो हम इनको खाते हैं। फिर उसके बाद जो है मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन और खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना। सो ये एक घटना जो है इसकी पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, यानी प्लांट्स हैं वो सन की जो है एनर्जी लेंगे, अपना फूड बनाएंगे, फिर जो हर्बीवोरस है वो उनको खाएंगे, फिर वो हर्बीवोर को खाने वाले जो है उन पर डिपेंड करेंगे, और जब वो मर जाते हैं तो जो डिकम्पोजिंग वाली चेन है वो चलती है। सो ये जो है कंप्लीट एक साइकिल के रूप में जो है चलता रहता है। सो यहाँ पे यूनिट डायरेक्शनल जो है मूवमेंट होता है, यानी एक ही दिशा में जो है मूवमेंट होता है एनर्जी का, हायर टूवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल्स, यानी प्लांट से जो है हर्बीवोर्स में जाएगा, ये प्लांट से हर्बीवोर एनिमल में जाएगा, फिर उसको खाने वाले एनिमल में जाएगा। तो हायर जो ट्रॉपिक लेवल्स में उसमें ये एनर्जी जो है वो मूव करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हिरन ने शेर को खा लिया तो एनर्जी वापस, ऐसा नहीं होता है। सो ये यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा। और यहाँ पे लॉस होता है एनर्जी का एज हीट टू द एनवायरनमेंट। सो अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि भी होती है ऊर्जा की। सो अब उत्पादकता यानी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम दर्शा सकते हैं कैसे कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ही हम उत्पादकता कहते हैं, यानी जो रेट है defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। तो photosynthesis में जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है एक यूनिट एरिया में, एक टाइम पीरियड में, उसे हम जो है प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो प्राथमिक उत्पादन द्वारा जो है क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या होता है कि प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है उसमें पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि के में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या फिर कार्बनिक सामग्री की मात्रा है, ये प्राइमरी प्रोडक्शन है। जो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है एक यूनिट एरिया में। सो इसे हम मापते हैं ग्राम पर स्क्वायर, या फिर ऊर्जा के रूप में भार जो है हम इसे मानेंगे ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, या फिर और इसको हम माप सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में जो है इसे व्यक्त किया जाता है। अब जैव मात्रा के उत्पादन की दर को जो है हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी जो रेट है ये बायोमास के प्रोडक्शन का,
इसे ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और ये जो है रिप्रेजेंट की जाती है ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऊर्जा। सो ये याद रखना, इसकी जो यूनिट है ये इसके रूप में से व्यक्त किया जाता है। अब जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं उनकी जो है डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होती है। सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी प्राथमिक सकल उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता जो है उसमें इसे हम बांट सकते हैं। सो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर है उसे हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा जो है वो पादपों में श्वसन के द्वारा ही जो है उपयोग कर ली जाती है। जो रेस्पायरेशन होता है प्लांट्स में तब जीपीपी का जो है अमाउंट यूटिलाइज हो जाता है एक बहुत बड़ा। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो है रेस्पायरेशन लॉस को माइनस कर दो, जो श्वसन में उपयोग हुआ है उसको माइनस कर दो उस क्षति को, तो यहाँ पे नेट प्राथमिक उत्पादकता जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जीपीपी माइनस आर, यानी जो रेस्पायरेशन का लॉस है उसको माइनस कर दो तो नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमको मिल जाती है। सो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है कि ये बायोमास जो अवेलेबल होता है हेटेरोट्रॉफ्स को, यानी हर्बीवोरस और डिकम्पोजर्स को फॉर देयर कंजम्पशन, इसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी द्वितीयक उत्पादकता जो है ये डिफाइन करती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, यानी जो कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नए जो उपभोक्ता ने नए कार्बनिक तत्व का निर्माण किया उसकी रेट को ये जो है बताता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज़ में कि ये कौन से जो पर्टिकुलर एरिया में जो है ये रह रही है उस पादप प्रजाति पर ये डिपेंड करती है। और उसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें होते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्वों की उपलब्धता और पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी जो है ये निर्भर करती है। सो ये जो है वेरी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में। जो प्रोडक्टिविटी है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये डिफरेंट इकोसिस्टम की डिफरेंट होगी। सो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है होल बायोस्फीयर की ये है कितनी 170 बिलियन टन है। सो ड्राई वेट है ना ऑर्गेनिक मैटर। सो इसमें से जो 70% जो है समुद्र है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन ही है और बाकी की जो है वो लैंड पे है, लैंड की है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि समुद्र में क्या है कि जो सोर्स है एनर्जी का, जो सनलाइट है वो बहुत कम पहुँच पाती है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। और लैंड पे क्योंकि ये अबेंडेंटली अवेलेबल है जो सोर्स है एनर्जी का, दैट इज़ सन, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट है अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्वों में खंडित करने में ये जो है सहायता करते हैं, जो डिकम्पोजिशन है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डिकम्पोजिशन या फिर अपघटन कहते हैं। सिमिलरली जैसे कि अर्थवॉर्म जो है, जो केंचुआ है वो किसानों का फ्रेंड कहलाता है, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो सिंपल में कन्वर्ट कर देता है, उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है, उसके अलावा सॉइल जो है उसको ढीला भी कर देता है। सो इसी तरह ये डिकम्पोजर्स हैं जो कि जैसे कि डेड प्लांट्स रिमेन हैं, जैसे कि लीव्स हैं, बार्क है, मृत अवशेष हैं, मलादी, इनका ये सहित अपरद जो है डेट्राइट्स बनाते हैं और जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का ये काम करते हैं जो डेट्राइट्स हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिकम्पोजिशन में। 4 स्टेप हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, और दूसरा है लीचिंग निक्षालन, तीसरा है 5 स्टेप्स हैं इसमें। अपचयन यानी कैटाबॉलिज्म, ह्यूमस भवन, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के। सो डेट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवॉर्म है, ये क्या करते हैं,
यहाँ एक साइकिल रखिए कि ये मृदा में जो है पेड़ उगता है, इसकी पत्तियाँ ज़मीन पे गिरेंगी और इन पत्तियों को जो है कुछ तो कीड़े खा लेंगे और कुछ जो है ये यहीं पे पड़ी रहेगी और इसका जो है डिकम्पोजिशन होगा। तो ये जो फंगस वगैरह है ये इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे ग्रो करते हैं। और उसके अलावा ये जो है कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निक्षालित कर दिए जाते हैं, यानी लीच हो जाता है, उनका लीचिंग हो जाती है और ये जो है कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा है और इसमें जो है वापस ये पेड़ जो है वो उग जाएगा क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल होगी। तो इस तरह से ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। अपरदहारी जैसे केंचुए ये अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और लीचिंग जो प्रोसेस है, निक्षालन जो है, इसमें क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं नीचे तक और ये अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में जो है वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब बैक्टीरियल और कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं यानी कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिकम्पोजिशन का, जो कि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये साथ में चलते रहते हैं। जो डेट्रिटस है, जो रॉ मटेरियल है, उसके अंदर सारे के सारे प्रोसेस जो है वो एक साथ समांतर रूप से चलते रहते हैं। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसमें अपघटन के दौरान मृदा में ये संपन्न होती है और डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग जो है सॉइल में। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि जो डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं वो जमा हो जाता है। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है टूवर्ड्स द माइक्रोबियल, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए जो उच्च प्रतिरोधी होता है, रेजिस्टेंट होता है उनके लिए। तो इसका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है। और क्योंकि इसका जो नेचर है वो कोलॉइडल है, कोलॉइडल होने के कारण ये पोषक के भंडार के रूप में काम करता है और ह्यूमस जो है वो पुनः सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है, जो कि खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं और उन्हें मुक्त करता है। सो मिनरलाइजेशन में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज होते हैं बाय द माइक्रोब्स। सो डिकम्पोजिशन जो है लार्जली एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जो रेट है डिकम्पोजिशन की वो कंट्रोल होती है बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये दर जलवायु घटकों और अपरदों के रासायनिक संगठन दौरान जो है निर्धारित होती है। यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो होगी अगर जो डेट्रिटस है, जो अपरद है, वो काइटिन और लिग्निन से भरपूर हो, तब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और ये जो है जल्दी जो धीमी गति से होगा। और अगर नाइट्रोजन और जल विलेयी पदार्थ इसमें हो तो ये जल्दी होगा। जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो स्पीडी जो होगा वहाँ पे। सो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी जो है इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है यहाँ पे। इसके अलावा ताप और मृदा की नमी भी जो है महत्वपूर्ण जलवायु भी है घटक है, जो कि मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं यानी उसे रेगुलेट करते हैं। अब वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में क्या होगा, डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा जल्दी होगा, जबकि जो ठंडा और जो एनारोबिसिस इनहिबिशन होता है, एनारोबिक इनहिबिशन इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को, रिजल्टिंग इन द बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सो यहाँ पे जो है ये पदार्थ भंडार जो है जमा हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।